नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, प्रारंभिक मध्ययुगीन धन के साथ देखने के बाद क्या किया होगा। दशकों से पुराने सिक्कों पर काम कर रहे पुरातत्वविदों का एक समूह आखिरकार कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा है। हालांकि यह पहले अज्ञात था, उन्होंने आखिरकार इस सवाल का जवाब दिया कि एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश चांदी 660 और 750 ईस्वी के बीच कहां से आई थी। इसमें भारी उछाल आया था व्यापार में चांदी के सिक्कों के उपयोग में, और यह लंबे समय से पुरातत्वविदों को परेशान कर रहा था कि यह कहां से आए थे। लेकिन स्पष्ट रूप से अब यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि यह वास्तव में बेंटाइन बून था जिसका उपयोग उस युग में किया जा रहा था। नंबर 2, कांस्य आभूषण। पोलैंड में एक सूखी हुई पुरानी झील की खुदाई में 3000 साल पहले की 550 कांस्य कलाकृतियां और कंकाल के अवशेष मिले। इन वस्तुओं को कांस्य युग के अंत और प्रारंभिक लौह युग के चेलो समूह से जोड़ा गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे पानी के बड़े निकायों में दफनाने और धातु चढ़ाने से जुड़े अनुष्ठानों का अभ्यास किया गया। जो कलाकृतियां मिली उनमें से अधिकांश हाथ और गर्दन के गहने थे। ऐसा लगता है कि 33 लोगों के अवशेषों को धातु की वस्तुओं से पहले झील में रखा गया था, जो दर्शाता है कि दफन अन्य अनुष्ठानों से पहले किया गया था। खोज ने चेल समूह के पुरातत्वविदों के विचारों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। वे इसे पोलैंड में मूल्यांकन अवधि की अनुष्ठान गतिविधियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानते हैं, जो दर्शाता है कि हम दुनिया के इतिहास के बारे में हमेशा सीख रहे हैं और नई खोज कर रहे हैं। नंबर 3, पुरातत्व। 2024 शैली की एक और रोमांचक किस्त एक कांस्य प्रतिमा है जिसे 19वीं शताब्दी में खोजा गया था। जाहिरा तौर पर कोई भी उस पर शिलालेख विवरण को पढ़ने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, या किसी ने अंततः ऐसा किया था। यह एक कांस्य स्फिंक्स प्रतिमा है। वास्तव में 1848 में कुछ यूरोपीय गिनती से चुराया गया था। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उसने शायद किसी बिंदु पर खुद ही इसे आधा इंच कर लिया था, जब तक कि वह डोसिया राज्य का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था और उसे यह पारिवारिक माध्यम से विरासत में मिला था। लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था इसका या कुछ और का चित्र खींचा था, और इस तरह से शिलालेख अंततः पढ़ा गया। और यह जानना बेहद रोमांचक था कि इसमें कहा गया था कि देखो, यहां पवित्र शेर की पूजा की जाती है। नंबर 4, एक दफन प्रागैतिहासिक वुडलैंड एक्समोर पर नवपाषाण और कांस्य युग के पेड़ों और कीड़ों के अवशेषों की खोज की गई है, जो समरसेट में एक नेशनल ट्रस्ट एस्टेट पर एल्डरमैन के बैरो आवंटन में पेटलैंड में संरक्षित पाए गए हैं। यह खोज 1 साल तक चलने वाली पेटलैंड बहाली परियोजना के दौरान की गई थी, जिसमें इमारत का रिसाव भी शामिल था। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए बांध बनाएं, पानी की गुणवत्ता में सुधार करें, कार्बन उत्सर्जन को कम करें और पुरातत्व को संरक्षित करें। यह सब बहुत ही योग्य पर्यावरणीय सामग्री है। संरक्षित अवशेष हमें इस बात पर एक नजर डालते हैं कि जब पीट पौधों के साथ मिलकर बना था, तब क्षेत्र में परिदृश्य और प्रजातियां कैसी थीं। और आज गीले वुडलैंड क्षेत्रों के समान कीड़ों के नमूनों को पीट के 1-2 मीटर गहरे अनुक्रम बनाने के लिए अंतराल पर लिया गया, जिसका फिर एक विशेषज्ञ प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया। और निष्कर्षों में एक बीटल के टुकड़े थे जो नम परिस्थितियों में रहते हैं, और गोबर बीटल के अवशेष, रोव बीटल, मॉस स्माइट्स और जल सफाई करने वाले बीटल। वुडलैंड के फर्श 4500 से 3500 साल पहले के अवशेष हैं, जिनमें एल्डर और विलो जैसे पेड़ों के तने, शाखाएं और टहनियां शामिल हैं। साथ ही बर्च के बीज भी आसपास के विकास का संकेत देते हैं। अन्य अवशेष नवपाषाण युग की शुरुआत के हैं। सेज रश दिखाते हुए बिर्च और ओक और कई विशेषज्ञ इन सभी चीजों के बारे में बहुत उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि क्षेत्र को अपने अतीत से जोड़ने में सक्षम होने से उन्हें पूरे क्षेत्र के लिए भविष्य के लैंडस्केप प्रबंधन पर काम करने में मदद मिलती है। नंबर 5, पेरू में 4750 स्टोन प्लाजा है। उत्तरी पेरुवियन एंडीज के काजम मारा बेसिन में एक मेगालिथिक प्लाजा। यह लगभग 2850 ईसा पूर्व का है, जो अंतिम प्रारंभिक काल के दौरान था और हाल ही में खोजा गया है। इसे स्पष्ट रूप से बड़े खड़े पत्थरों के साथ बनाया गया था, जो एक ऐसी विधि है जिसे देखा नहीं गया था।
एंडीज में पहले और क्षेत्र के अन्य गोलाकार प्लाजा से काफी अलग है। यह पता चलता है कि यह विशेष प्लाजा मिस्र के महान पिरामिडों से 100 साल पहले बनाया गया था और लगभग उसी समय स्टोनहेंज था और इसका उपयोग संभवतः एक सभा और औपचारिक स्थान के रूप में किया जाता था। क्षेत्र के कुछ शुरुआती निवासियों के लिए जो मुख्य रूप से शिकारी और संग्रहकर्ता थे और उन्होंने इतिहास में उस समय खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। प्लाजा में लगभग 18 मीटर व्यास वाली 2 संकेंद्रित दीवारें थीं और अंतिम पूर्व सिरेमिक काल का समय था एंडीज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, जहां तटीय समुदाय अभी तक पूर्णकालिक किसान नहीं थे लेकिन मछली पकड़ने वाले समुदायों के साथ जटिल आदान प्रदान में लगे हुए थे। अंतर्देशीय समूहों ने कुछ फसलें उगाईं, लेकिन फिर भी वे शिकार पर निर्भर थे और समुद्री उत्पादों का व्यापार भी करते थे और काक प्यूमा प्लाजा के निर्माता भी थे। उत्तरी हाईलैंड्स में मोबाइल शिकारी संग्रहकर्ता रहते हुए कृषि के साथ प्रयोग करना शुरू हो गया होगा और ऐसा लगता है कि यह वास्तुकला एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब है जो सामाजिक प्रगति में कुछ बड़े बदलावों के बीच में था। साइट पर पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका निर्माण प्लाजा में कुछ महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास और घटनाएं शामिल हो सकती हैं, जो समूह की पहचान को आकार देने में मदद करती हैं। वास्तुकला में यह बदलाव छोटे समूह आधारित विश्वासों से अधिक सामूहिक और क्षेत्रीय प्रथाओं की ओर बढ़ते हुए व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसा कि दक्षिण में कहीं और गोखले टेप जैसी साइटों पर देखा गया विकास है। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।